दोस्तों नमस्कार। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंडिया ने किस तरीके से पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, 100 मिलिटेंट को मार दिया। उससे पहले जब इंडिया ने ऑपरेशन किया था पाकिस्तान के खिलाफ, ऑपरेशन जब पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया था तो बालाकोट स्ट्राइक की थी, वहां पे भी इंडिया पाकिस्तान के बहुत से टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर तो पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। सिर्फ उनके टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय नहीं किया, साथ साथ पाकिस्तान के 2 एयर बेसेस उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और पाकिस्तान का जो वहां पे सिस्टम था, यानी कि नूर खान एयरबेस, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन केराना हिल जहां पे उनके वेपन्स रखे थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया और पाकिस्तान को इनकैपेबल बना दिया ताकि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन ना चला सके। उनके F-16 जो प्लेन थे उनको खत्म खड़े खड़े रोक दिया, कुछ कर ना पाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो सिस्टम है न्यूक्लियर बम चलाने का वो है बाय एयर, जो F-16 ले जा सकते हैं, और ग्राउंड से। तो पाकिस्तान ने देखा कि वो कुछ नहीं कर सकता, टोटली डिमोरलाइज हो गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने इंडिया से कहा कि बाहर रोक, तो इंडिया ने बाहर रोक दिया, क्योंकि हमारी इंटेंशन पूरी हो गई थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी पाकिस्तान दोबारा से टेरर कैंप नहीं चलाएगा, टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने दोबारा से अपने टेरर कैंप को बनाना शुरू कर दिया और इस टाइम पे 3 टेररिस्ट वो आए हैं नेपाल के रास्ते इंडिया के अंदर और यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान, हम जैसे बात कर रहे थे, हमने वैसे भी कहा था कि पाकिस्तान कोशिश करेगा कि अब जो टेरर अटैक करे या तो नेपाल के रास्ते करे या बांग्लादेश के रास्ते। इवन जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो इस टाइम पे अपग्रेड कर रही है, उनके जैश ए मोहम्मद यानी कि जेआई के जो टेररिस्ट है उनको स्ट्रॉन्ग बना रही है, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ा रही है, उनको अपग्रेड कर रही है, उनको टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ा रही है उनको। और उनके जो वेपन्स है उनको मॉडर्न वेपन्स दे रहे हैं। पहले यूज किया करते थे असॉल्ट राइफल्स, मोर्टार्स, रॉकेट लॉन्चर्स, अब उनको दे रही है क्वाड कॉप्टर्स, ड्रोन्स और डिजिटल वॉरफेयर टूल्स दे रही है ताकि इंडिया के ऊपर हाईटेक अटैक कर सके। हमारे पे जब अटैक होगा तो हम उसका बदला लेंगे। क्या हम पाकिस्तान को रोक सकते हैं इस टाइम पे? क्या पाकिस्तान के जो अटैक, जो उनके टेरर कैंप का, क्या उन पे दोबारा अटैक किया जाएगा? इंडियन जो प्लानर्स हैं वो पहले तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे रोका जाए। क्या जैश ए मोहम्मद के चीफ हसन मजूर, उसको अननोन गनमैन के द्वारा गोली मार दी जाए? पाकिस्तान की आर्मी ने उनको सपोर्ट दिया है, उनको प्रोटेक्शन दी है, लेकिन इंडिया इस टाइम पे तैयार बैठा है। और इसी इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, पाकिस्तान के भी एक्सपर्ट हैं और जो टेररिस्टों के बारे में तो खैर काफी कुछ जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप देखा है जो 26/11 हुआ था मुंबई के अंदर, और इवन जब 1993 में ब्लास्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, टेरर अटैक हुआ था, उसको भी इन्होंने क्लोजली देखा है। तो उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान दोबारा से, उनकी आईएसआई दोबारा से अपने टेररिस्टों को इकट्ठा कर रही है और कोशिश कर रही है कि उनके टेरर कैंप को स्ट्रेंथन किया जाए और इंडिया पे दोबारा से टेरर अटैक किया जाए? क्या पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान का क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे पाकिस्तान को रोक सकते हैं? सर, पाकिस्तान कहें या कटोरास्तान कहें या झूठिस्तान कहें या नापाका नापाका नापाक नापाकिस्तान, यू नो, सर ये तो सुधरने वाले नहीं है। दैट इज देयर इन योर डीएनए कि धोखाधड़ी करना और वायलेंस के साथ रहना। और तो एंड बेसिकली a country of terrorism. उनको और कुछ नहीं है. The only thing they export with, they don't make anything. So the only thing they make is terrorism, and they export terrorism to the entire world. तो उनकी तो आमदनी है सर, उनकी इनकम है ये. अगर आज इंडिया के साथ अगर पीस हो जाए और सब सेटलमेंट हो जाए तो ये आसिम मुनीर हैं, इनकी तो नौकरी खतरे में आ जाएगी सर. इनको तो चाहिए कि इस तरह के प्रॉब्लम चलते रहे. और वैसे सर ठीक है, ये कौन से 3 टेररिस्ट आ रहे हैं, ये क्यों इतनी बड़ी न्यूज हो रही है? जब हजारों स्वीपिंग सेल इंडिया के अंदर है. जैसे आपने बम ब्लास्ट की बात की. अरे बम ब्लास्ट के अंदर हजारों लोग हमारे यहाँ से इन्वॉल्व थे, हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले इन्वॉल्व थे इसके अंदर, जिनको मैंने अपने कान से उनकी बातें सुनी है. आपने ये ब्लास्टिंग वाले तो सर, वो तो इनका काफी, हमें दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, हमको तो इन्फिल्ट्रेटर्स की जरूरत नहीं है. जब हमारे देश के अंदर ही इतने दुश्मन बैठे हैं तो बेसिकली हमें क्या है, इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. और इनकी फॉरेन फंडिंग जो आती है हमारे यहाँ पर जिहादियों के लिए, उसको कैसे कट ऑफ करना है. और धीरे 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 इनके पंख काटने से वो करेंगे. देखना, हमारे जैसे मैंने कहा ना, गुजरात सबसे वोलेटाइल स्टेट होता था, जहां पर बात बात पे
राइट्स होते थे, जहाँ वहाँ बात बात पे ब्लास्टिंग होती थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक भी नहीं हुआ, सब बंद हो गए। कैसे? क्योंकि उनको पता था ये जड़ें कहाँ हैं, और जड़ों को जैसे ही काटा, वो नफरत का पेड़ उगना बंद हो गया। एंड दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन नाउ। आई थिंक रिलैक्स our लीडरशिप, जो हमारे नेता लोग हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ पाकिस्तान न्यूसेंस वैल्यू, और उनको संभालना, उनको ऐसी ठोकर मारेंगे कि आई डोंट थिंक दे विल डेयर टू डू इट। बट उनसे वो, जैसे अब वापस में रिपीट कर रहा हूँ डॉक्टर राही मासूम रजा की बात, कि इनका एक ही इलाज है कि टोटल फिनिश कर देगा। इनके अंदर थोड़ी सी भी जान रहेगी ना, वो नेगेटिव वैल्यू रहेगी, वो टेररिस्ट भेजते रहेंगे, वो नफरत करते रहेंगे। जैसे हिंदुस्तान में आज बाढ़ आ रही है, हमारे यहाँ बहुत नुकसान हो रहा है, और बट वी आर मैनेजिंग इट। अब पाकिस्तान में ये जब बाढ़ आ गई, तो वहां पर पूरी पब्लिसिटी यही है कि इंडिया करवा रहा है जी, इंडिया बाढ़ यहाँ पर हमारे बढ़वा रहा है, हमें बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान। बट ये नफरत है उनके दिमाग में, बेसिकली इट इज अ मेंटल प्रॉब्लम। और इसका एक ही इलाज है कि इनके पंख और इनके पैर काट देने। ये बातों के भूत नहीं है, ये लातों के भूत अब एक और बात बता दूं आपको कि क्यों ये जेएम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जेएम ने यहाँ पे दो कोई बड़े अटैक किए थे। एक तो इन्होंने अटैक किया है। था 2019 में पुलवामा अटैक किया था, जो रीसेंट बात है। वैसे तो इन्होंने IC-814 के हाईजैकिंग के अंदर भी इनका रोल था। और दूसरा अटैक किया था 2001 का पार्लियामेंट का। और जहां तक पार्लियामेंट अटैक की बात है, उसकी तो पूरी इन्फॉर्मेशन थी, रॉ के पास इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन उस टाइम पे जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उनके जो एडवाइजर थे, वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन पास नहीं की, जानबूझ के एक्ट नहीं किया उसके ऊपर। क्योंकि आपको पता है अब्दुल्ला साहब हमारे रॉ के चीफ रहे हैं, वो तो कहते थे पाकिस्तान के आईएसआई तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि आईएसआई को उस टाइम पे रॉ की सपोर्ट थी। सारा डिपेंड करता है चीफ के ऊपर। और अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े सीधे आदमी थे, पोएट टाइप के आदमी थे, उनको पता ही नहीं था कि उनके एडवाइजर उनको धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे अटैक हुए। इवन IC-814 जो अटैक हुआ, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी, मैं आदमी का नाम भी पता है जिस आदमी ने इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन जानबूझ के अटैक होने दिया, क्योंकि दुल्ला तत्ता उस टाइम पे रॉ के चीफ थे, और उन्होंने अटैक होने दिया। पीएम मोदी, ये उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी को तो नहीं बताया यहाँ पे कि अटैक होने वाला है। और अटैक होता है जब 1 घंटा हमारा प्लेन खड़ा रहा आपके अमृतसर के अंदर, शायद 55 मिनट तक खड़ा रहा, उसको तब तक रोका नहीं, जबकि वहां पे कमांडोज से आते, आर्मी के ब्रिगेडियर टैंक लेके आए हुए थे, कमांडोज लेके आए हुए थे, इवन पंजाब पुलिस के कमांडो खड़े थे, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं दिया गया। क्योंकि हमारे जो है ना, ऑर्डर ऊपर से आएगा तो ही एक्शन लिया जाएगा, क्या काम करना चाहते हैं। तो वो जैसे आपने कहा, यहाँ पे तो इंडिया के अंदर ही बहुत दुश्मन है हमारे, उसमें कोई बात नहीं। देखिए, अब हम बात करते हैं ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो काम चल रहा है, यानी कि उनके JEM को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। जमाते इस्लामी या जमाते JEM, और इवन इसको जो पैसा आता है वो आता है 80 to 90 करोड़ रुपीस एनुअली। और ज्यादातर पैसा आता है इनको डोनेशन से, गल्फ कंट्री से, या कुछ यहाँ पे जो मस्जिदें हैं वहां से पैसा इकट्ठा होता है। और आधा पैसा ये यूज करते हैं आर्म्स परचेज करने में। और ज्यादातर जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो किया जाता है डिजिटल वैलेट की तरफ से या ऑनलाइन ट्रांसफर की तरफ से, और फंड्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है आर्म्स को प्रिक्योर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और स्लीपर सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साथ में लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इनको भी एक्टिवली स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और जब से ऑपरेशन सिंदूर है, तब से पाकिस्तान ने वहां पे जितने भी यहाँ पे टेरर कैंप थे, उनको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया दोबारा से। और पाकिस्तान ने इसके ऊपर खर्चे हैं पाकिस्तानी रुपीस 3.9 बिलियन। 313 यहाँ पे नए वर्कर्स के कैंप बना दिए गए हैं, और अब बनाए गए छोटे छोटे कैंप, और वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। और उनको बेसिकली तैयार किया जा रहा है। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो वहां पे हमने जो इनका कैंप था मरकज सुहानुल्लाह, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ में 4 की ट्रेनिंग कैंप्स, मरकज बिलाल, मरकज अब्बास, मोना, जोया और सरगल, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। 100 टेररिस्टों को मार दिया था। लेकिन मसूद अजहर की फैमिली के लोग भी बड़े मार दिए थे हमने उस अटैक के अंदर। बाई चांस वो बच गए, उनको भी मारने की पूरी प्लान थी। लेकिन अब जो दोबारा से पाकिस्तान को इकट्ठा कर रहा है, मजूर कहता है कि मैं, इसका जो भाई बैठा है तला अजहर, वो भी साथ में मिल गया है।
और ये सारे मिलकर के यहाँ पे दोबारा टेररिस्टों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर भेजने की, या तो भेजेंगे नेपाल के रास्ते या भेजेंगे बांग्लादेश के रास्ते। लेकिन हम तैयार है डील करने के लिए, लेकिन फिर भी क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर टेररिस्ट अटैक होगा तो नुकसान तो हमारा होगा ना। हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे लोग मरे, तो इसलिए इंडिया प्रिएम्प्टिव एक्शन ले रहा है। और सबसे अच्छा जो इनके खिलाफ एक्शन लेने का तरीका है वो है अननोन गनमैन का, वहीं के वहीं मार दो इनको। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस पे जरूर कोशिश कर रही होगी कैसे तरीके से लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाए पाकिस्तान के अंदर। और हाफिज सईद तो सुना बीमार हैं, उनके लड़के को तैयार किया जा रहा है कि उनका लड़का आगे से टेररिस्ट कैंप करे। लेकिन अजीब बात यह है कि पाकिस्तान समझता कुछ नहीं है, समझ नहीं चाहता। नहीं, जैसे आपने तो ठीक उससे कहा ना बराबर कि आसिम मुनीर चाहते हैं कि अगर उनका सर्वाइवल रेसिपी है कि लेकिन पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप चलते रहे, इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक होते रहे। नहीं तो पाकिस्तान को आर्मी की क्या जरूरत है? पाकिस्तान को इस टाइम पे जो उसके पास 4 लाख या 5 लाख की आर्मी है, पाकिस्तान के पास तो 1 या 2 लाख की आर्मी सफिशिएंट है। छोटी कंट्री है, छोटी इकोनॉमी है, उनको पैसा खर्च करना पड़ता है क्योंकि इसी से उनका बिजनेस चलता है। और जो पाकिस्तान की आर्मी है बहुत से बिजनेस करती है, खेती करती है, पाकिस्तान की आर्मी जूते बनाती है, पाकिस्तान की आर्मी कपड़े बनाती है, पाकिस्तान की आर्मी वहां पे शैम्पू बनाती है। ये बिजनेस कर रहे हैं साथ में। और एक अगर पाकिस्तान के अंदर कैप्टन आता है, जो कैप्टन के रैंक पे पहुंचने के ऊपर उसको मकान दे दिया जाता है, एक अच्छा फ्लैट दे दिया जाता है, वो भी गवर्नमेंट के फंड से, उनको खुश करने के लिए। तो पाकिस्तान में तो आर्मी लूट ही रही है, लोग भूखे मरे भाड़ में जाए, लोग उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान इंडिया को डिस्टर्ब करता है। अगर वो तो पाकिस्तान की करेगा। तरफ से टेरर अटैक ना हो तो हम अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, अपने पब्लिक के लिए और ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन अब इंडिया ने सोच लिया कि हमें पाकिस्तान से डील करना ही पड़ेगा, और इसलिए इंडिया अपनी डिफेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी कर रहा है। अभी देखा आपने जो ऑपरेशन सिंधु हुआ, कैसे पाकिस्तान का इंडिया ने सत्यानाश कर दिया, और इंडिया दोबारा तैयार कर रहा है अपने आप को। नहीं आप नहीं, कुछ ये कहना जो चाहते अभी बांग्लादेशी और ये जो रोहिंग्यास के अगेंस्ट भी जो चल रहा है सर, इट इज अगेन फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये लोग सब क्रिमिनल्स हैं, मतलब जितने रोहिंग्यास हैं और बांग्लादेशी भी सर, क्या फर्क है बांग्लादेशी और हमारे हमारे बंगालियों के बीच में सर? एक सोचने का ढंग एक ही है उनका। अच्छा, यहाँ पर खाली एक बात बताऊं सर, कि जब हमारे यहाँ ताज अटैक हुआ था बम्बई के अंदर, 2 दिन पहले पेपर में खबर आ गई थी कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ टेररिस्ट अटैक। और उसके बाद वो हमारे जो उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कुछ उन्होंने स्टेप नहीं लिया। और दाऊद के जो हमारे यहाँ पर ऑपोजिशन के बहुत बड़े लीडर हैं, वो तो दाऊद के पार्टनर थे मुंबई में। तो और सर, जब ये कभी अटैक होता है, देखिए बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या यहाँ पर जो स्लीपर सेल्स होते हैं जाके उनको एक्टिवेट किया जाता है। उनको एक ही तरीका है एक्टिवेट करना, उनको आप जाके कोई कुरान वुरान नहीं सुना रहे हैं क्या? ऐसा दे गेट पेड फॉर ब्लास्टिंग, दे गेट पेड फॉर मनी। और ये भी बेचारे जो पाकिस्तान से वो जो आए थे ताज अटैक के अंदर, सबको मोटे मोटे पैसे प्रॉमिस किए हुए थे सर। उनको तो ठीक है, वो बेवकूफों को ये भी बोल दिया था कि भाई जाओगे तो आप मरोगे, तो आपको हुरे मिलेंगी, ये गधे लोग। और ये ड्रग वरग खा के ये आदमी आके होश में तो रहते नहीं, आके जिस तरफ जब अटैक करते हैं। तो सर, डेफिनेटली इट इज अ लार्ज कंट्री, और यहाँ पर कहीं कोने में अटैक कुछ क्रिएट करना कोई बड़ी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और जबकि आपको लोकल सपोर्ट है, तो हमें जरूरत है कि हिंदुस्तानियों को अपनी आंखें खोलना, और एकदम आप कुछ सस्पिशियस देखें तो आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा, पुलिस में जल्दी इमीडिएटली फोन करिए। देयर आर लॉट ऑफ बॉम्बे पुलिस का मैंने देखा, कभी आप फोन करिए, इमीडिएटली दे पिक अप द फोन एंड दे रिस्पॉन्ड एंड दे एक्ट वेरी फास्ट। तो पाकिस्तान तो सुधरने नहीं वाला सर, वो नफरत में बना कंट्री है, वो नफरत में जी रहे हैं, और इन नफरत की वजह से अपना नुकसान कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये जो आसिफ मुनीर ने बोल दिया वहां पर कि भाई हिंदू और मुसलमान तो एक साथ रह नहीं सकते, उनका सोचने का ढंग अलग है, रहने का ढंग अलग है। मुझे बताइए, हिंदुस्तान के किस मुसलमान ने आसिफ मुनीर की बुराई की? किसने स्टेटमेंट दी? किसने, कोई पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दी? मुस्लिम पर्सन नहीं, डर के मारे नहीं भी बोला, क्योंकि उनके सपोर्टर्स हैं, वो नाराज हो जाएंगे। कश्मीर में उनका जो सपोर्ट है वो नाराज हो जाएगा जाके। तो इनके साथ सर एक ही तरीका है, जूते तैयार रखो, तलवार तैयार रखो, और जहां मौका मिले इनको काट दो, इनको जूते से मार दो।
और कोई तरीका नहीं है, इनसे बातें जला दो, करके इनकी जला शांति की जला बातें दो। करके कोई फायदा नहीं है। हाँ उन्हें बोलिए मैं सर। आपको एक छोटी सी मैं बता रहा हूँ, एक और बात आपको बता दूं, मैं जब यहाँ पे 1993 का ब्लास्ट हुआ था, उस टाइम पे, उसी टाइम पे जितने भी गल्फ के रॉ के यूनिट थे उनको डिसमेंटल करने की कोशिश की गई। तेहरान में तो आपके, हाँ, तेहरान में तो आपके हमीद अंसारी बैठे हुए थे, उन्होंने तो और बर्बाद इसके कर अंदर दिया कुछ था रात को। इसके अंदर कुछ कांग्रेस के लोग थे। और मैं स्पेशली बता दूं कि उस टाइम पे एक आईबी का डायरेक्टर था, एक आईबी का सीनियर ऑफिसर था, जो उस टाइम पे जेएस पर्स की पोस्ट पे था एमईए के अंदर, जो सिक्योरिटी देखता है। वो आदमी ने जितने भी रॉ के यूनिट थे उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, कुछ एम्बेसडर के साथ मिलकर के। मुझे नहीं पता एम्बेसडरों को सब कुछ पता था इस बात के बारे में कि क्या पर्पस है, लेकिन वो एक हेट का कैंपेन चल रहा था रॉ के खिलाफ, और रॉ के यूनिट को डिस्टर्ब कर दिया ताकि रॉ के पास इन्फॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि जितने भी क्रॉस करने के बाद गए थे वो गए थे गल्फ के अंदर। लेकिन फिर भी रॉ ने इन्फॉर्मेशन गैदर की, सारी इन्फॉर्मेशन दी, कौन कौन से लोग थे, कहाँ कहाँ बैठे हुए। लेकिन जब गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दी तो गवर्नमेंट काम करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी चलती नहीं थी। उनके ऊपर एक लेडी बैठी थी जो कांग्रेस को कंट्रोल करती थी, यानी कि सोनिया गांधी का नाम दे रहा हूँ। उनका एजेंडा ये था कि हिंदुओं को नुकसान पहुंचाओ, हिंदुओं को कन्वर्ट करो, देश को बर्बाद करो, क्योंकि देश को उनको देश लूटो। से प्यार नहीं है। उनको भी देश से प्यार नहीं है। उनके बेटे जो राहुल गांधी है उनको भी देश से प्यार नहीं है। उनका भी एक एजेंडा वो यही है नहीं है। कि देश को लूटो, देश को बर्बाद करो, देश को खत्म कर दो, यहाँ पे हिंदुओं को निकाल दो, और यहाँ पे या तो मुस्लिम रूल आ जाए चाहे क्रिश्चियन रूल आ जाए, और हमें मिल जाए पावर। बस इनका ये पर्पस है। तो वो बिल्कुल वही बैठे सर, बिल्कुल सही बोला आपने। एंड सर यहाँ पर ये बता दूं कि वी ऑलवेज मेक प्रोग्राम्स लाइक दिस, और हम थोड़े एक कैजुअल वे से, जैसे दोस्त लोग बात करते हैं उस तरह से करके उसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो वी ट्राई टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इसको हम लोग चाहेंगे कि और भी बड़े लेवल पे करें। हम चाहते हैं कि भाई आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कोई भी सजेशन है तो हमें दीजिए। एंड ट्राई हेल्प अस टू improve this channel so that we make better programs. And sir, very good. I think wonderful. And प्रोग्राम सर काफी अच्छा रहा हमारा। जय जय हिंद, जय हिंद, भारत। जय भारत सर।